नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। ईश्वर करे सबको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। हम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे। मैंने एस्थमा को डिस्कस किया था, मैंने एस्थमा मिमिक्स को डिस्कस किया था, यानी कि कौन सी ऐसी बीमारियाँ जो बिल्कुल एस्थमा जैसी लगती हैं। तो आज थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ें। आज डिस्कस करेंगे COPD को। COPD का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक है मतलब सालों 10 सालों से बीमारी चल रही है, ठीक है। तो हर साल मतलब आपको सालों से बीमारी चलती आ रही है, इसलिए इसको कहते हैं क्रॉनिक। ऑब्स्ट्रक्टिव है यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन है। पल्मोनरी डिजीज है यानी कि लंग्स में या एयरवेज में आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए इसको कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब ये बीमारी जो है ये 40 साल या 40 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों में पाई जाती है ज़्यादातर, ठीक है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो एस्थमा है, एस्थमा यंगस्टर्स में ज़्यादातर देखा जाता है। इसमें फिक्स्ड एयर फ्लो लिमिटेशन है, यानी कि हमेशा ही जो एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन रहेगी। जबकि जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं उनमें हमेशा एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहती, कभी कभी वो बिल्कुल नॉर्मल भी बिहेव करते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ये बीमारी क्या है कि उम्र के साथ डिटीरियोरेट करती जाती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ती है, आपके सिम्टम्स बढ़ते हैं, आपके साइंस बढ़ते हैं, आपकी परेशानियाँ बढ़ती हैं। एज इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जो कि लंग्स को ही इफ़ेक्ट कर रहा है, ये कहना गलत है, क्योंकि ये सारे सिस्टम्स को भी लपेटे में ले लेता है। लंग्स को तो इसने ले ही रखा है, बेसिकली तो ये लंग्स में है ही है, लेकिन और भी सिस्टम्स इसलिए इन्वॉल्व कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है जिसके चलते कोमॉर्बिडिटीज़ पैदा हो जाती हैं COPD के मरीजों में? सबसे ज़्यादा ये हार्ट को इन्वॉल्व करता है। जो भी इस तरीके के मरीज़ होते हैं उनका BP हाई हो सकता है, उनको हार्ट अटैक आ सकता है, उनकी खून की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल या चर्बी जमा हो सकती है जिसके चलते हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर में भी जा सकते हैं वो मरीज़। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे मरीज़ों के को जो हमारे पास जब एज ए फिजिशियन हमारे पास जब आते हैं तब हमको उनका ECG कराना पड़ता है, इकोकार्डियोग्राफी करानी पड़ती है, लिपिड प्रोफाइल कराना पड़ता है। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि लेमैन को ये समझ में नहीं आता, उनको लगता है बीमारी तो सांस की है तो डॉक्टर क्यों हमारा ECG इको हर 6-6 महीने में क्यों कराते हैं? क्योंकि हमको ये पकड़ना है कि कहीं आप इसके साथ साथ इन बीमारियों के साथ तो ग्रस्त नहीं हो गए हैं। तो ये कोमॉर्बिडिटीज़ हमको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो मैक्सिमम डेथ्स होती हैं दोस्तों, दैट आर नॉट ड्यू टू द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, दोज आर ड्यू टू द कोमॉर्बिडिटीज़ व्हेन दे गेट एसोसिएटेड विद COPD। तो सबसे ज़्यादा हार्ट पर तवज्जो देनी है। दूसरी चीज़ क्या है, आपके मसल्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके मसल्स कमज़ोर पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कि मस्कुलर वीकनेस होनी शुरू हो जाती है। आपकी हड्डियों में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब कि आपकी हड्डियां भुरने लगती हैं, इसलिए हम पेशेंट की BMD भी करके देखते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी देखते हैं, पेशेंट के चेस्ट एक्सरेज या दूसरे एक्सरेज भी करके देखते हैं, उनके कैल्शियम लेवल्स और विटामिन D3 लेवल्स भी चेक करने हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उनके लंग्स में तो परेशानी है, तो लंग्स में और ज़्यादा परेशानी हो सकती है, जैसे कि COPD के मरीजों को निमोनिया हो सकता है, उनको लंग के कैंसर तक भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि COPD का पेशेंट जैसे बताया ना कि उम्र के साथ साथ बीमारी डिटीरियोरेट करती है, उस मरीज़ का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता चला जाता है, क्योंकि उसको चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको ये भी डर है कि मैं उठकर अपने वॉशरूम तक भी जा पाऊँगा या जा पाऊँगी। तो इस चीज़ के लिए दे हैव टू कीप डूइंग द एक्सरसाइज इन द फॉर्म की वॉकिंग, चलते रहना बहुत ज़रूरी है। और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इट प्लेज अ गुड रोल, क्योंकि वो पेशेंट्स का मोरल ऊपर करता है, उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी, एक्सरसाइज एंड्योरेंस बढ़ाता है।
तो जब अगर आपका इस तरीके से अगर आपको हर चीज़ में डर लगेगा, अपनी बेसिक काम करने में डर लगेगा, देन ऑब्वियसली द पेशेंट विल गेट इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो COPD के मरीजों में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में एंजाइटीज़ और डिप्रेशन भी पाया जाता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है तो पूरा का पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है। जैसे कि इन मरीजों में हाइपरटेंशन हुआ, अनीमिया हुआ, खून की कमी हो जाती है, इनको फैटी लिवर भी होना शुरू हो जाता है, इनको डायबिटीज़ भी हो सकती है, इनको कई अलग तरीके के कैंसर्स भी हो सकते हैं, इनको हार्ट में परेशानी, लंग्स में परेशानी, लिवर में परेशानी, किडनी में परेशानी, यानी कि ये सारी चीज़ें COPD के साथ जुड़ी रहती हैं। इसलिए हम लोग हर 6 महीने में इनके सारे टेस्ट कराना चाहते हैं, लिपिड प्रोफाइल, LFT, KFT, हीमोग्लोबिन लेवल्स, ताकि कोई भी और बीमारी अगर इसके साथ पनप रही है तो हम उसको इनिशियली ही हम उसको पकड़ लें और उसको ट्रीट कर सकें। तो आज का जो टॉपिक था दैट इज COPD एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़, यानी कि और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो COPD के मरीज के साथ या COPD की बीमारी के साथ जुड़ी होती हैं, और उस पर ध्यान देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने डॉक्टर की सलाह को मानना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप नहीं मानेंगे, आप सिर्फ इसी गलतफहमी में रहेंगे कि मुझे सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, मेरे लंग्स में है प्रॉब्लम, तो क्यों डॉक्टर मेरा बार बार अल्ट्रासाउंड करा के देख रहा है या देख रही है, क्यों मेरा इको हो रहा है। तो आज सिर्फ यही समझाना चाहती थी कि COPD अकेला लंग्स तक सीमित नहीं है, ये और भी बहुत सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर सकता है और करता है, एंड दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन दीज पेशेंट्स। डेथ इनकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की बजाय कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण होती है। किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को और कोई परेशानी, किसी की डायबिटीज़ हो गई, डायबिटीज़ के चलते लिवर में परेशानी आनी शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये कि सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर सकता है और सारे सिस्टम्स पर तवज्जो देनी ज़रूरी होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। कोई सवाल हो तो प्लीज़ इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।